स्टूडेंट्स, कल हमने फूड चेन की बात की थी। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल्स, फूड चेन्स, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, एनर्जी फ्लो, साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स, इन सब को हमें समझना है। स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं। फंक्शन में फूड चेन की और ट्रॉफिक लेवल की बात हमने कल के लेक्चर में की थी। फूड चेन में हमने 3 प्रकार की फूड चेन्स को एक्सप्लेन किया था: ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रिटस एंड पैरासिटिक और सप्लीमेंट्री फूड चेन। इन 3 फूड चेन को बेसिकली ये 3 प्रकार की फूड चेन नेचर में मौजूद होती हैं। अब ये फूड चेन आपस में किस प्रकार से जुड़ी हुई होती हैं, या जितने प्रकार के ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित होते हैं या जुड़े हुए होते हैं, उसको हम फूड वेब के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब आप इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं और विभिन्न जो समुदाय होते हैं उनके बीच में जो खाने का एक ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा ही एक निश्चित क्रम में नहीं होता। एक जीव जो होता है वो एक से अधिक पोषी स्तरों से संबंधित हो सकता है। यानी एक जो ऑर्गेनिज्म है वो कई प्रकार का खाना खा सकता है, तो इसका मतलब उसका इंटरफियरेंस कई चेन्स में हो सकता है। तो जो भोजन की आवश्यकता है वो अपनी आवश्यकता को विभिन्न स्तरों पर मिलने वाले खाद्य स्रोतों से पूरी कर सकता है। यानी कि एक जीव अनेक जंतुओं का शिकार बन सकता है। कई बार खाना नहीं होता तो वो अपने भोजन में परिवर्तन भी कर लेता है, किसी और प्रकार का खाना भी खा सकता है। तो जो नेचर है उसमें जो एक खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं या फूड चेन होती हैं वो कभी भी लीनियर नहीं होती, यानी सीधी सीधी नहीं होती, रेखिक नहीं होती। रैखिक नहीं होंगी और साथ में इंडिपेंडेंट नहीं होंगी। इंडिपेंडेंट का मतलब कि जो रैबिट है या आप कह लीजिए हम हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हम सभी ह्यूमन बीइंग शाकाहारी खाते हों, ऐसा नहीं है। कभी अगर शाकाहार नहीं मिलता तो मांसाहारी पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि हम इसको अपने जीवन को चलाने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही सीध में नहीं चलता कभी भी। तो श्रृंखला जो होती है कभी भी रैखिक नहीं होती और स्वतंत्र नहीं होती, वो इधर उधर एक दूसरे पर निर्भर करती है। तो दुर्लभ होती हैं ऐसी श्रृंखलाएं। तो हम कह सकते हैं कि फूड चेन्स जो होती हैं दे आर नेवर लिनियर एंड इंडिपेंडेंट। जो जंतु पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें एक साथ कई खाद्य श्रृंखलाएं चलती हैं। कम्युनिटीज होती हैं, वो कम्युनिटीज मिलकर एक इकोसिस्टम बनाती हैं और इकोसिस्टम में जहाँ बहुत सारे समुदाय मौजूद हैं तो वहाँ पर बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं भी चलती हुई दिखाई देती हैं हमें। और ये सभी श्रृंखलाएं आपस में जब जुड़ी हुई होती हैं तो इस जुड़े हुए पूरे एक वेब को हम फूड वेब के नाम से जानते हैं या खाद्य जाल के नाम से कहते हैं हम इसको। फूड वेब यानी कि बहुत सारी भोजन श्रृंखलाएं जब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं तो वो एक जाल का निर्माण करती हैं और इस जाल को हम फूड वेब के नाम से जानते हैं। एंड द स्टेबिलिटी ऑफ अ फूड वेब डिपेंड्स ऑन सर्टेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेब। जब स्टेबल होगा जबकि नंबर ऑफ जो क्रॉस लिंक्स हैं उनके वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज फीचर्स एंड द इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, 2 कॉन्सेप्ट के साथ में हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है दैट इंडिकेट्स दैट कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स आर मोर स्टेबल। जो बहुत ज़्यादा गुथे हुए फूड वेब्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं उनके कंपैरिजन में जो कि कम जहाँ पर भोजन श्रृंखलाएं होती हैं। और की लिंक जो कॉन्सेप्ट होता है एक, दैट द स्टेबिलिटी ऑफ अ फूड वेब एंड इन टर्न एन इकोसिस्टम इज बेस्ड मेनली ऑन द की लिंक्स ऑफ द वेब। जो एक दूसरे के साथ में लिंक होते हैं वो लिंक बने रहने चाहिए, क्योंकि ये एक लार्ज स्केल चेंज जो होता है फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम में उसको ये बनाते हैं। यहाँ तक कि अगर वो लिंक खत्म हो जाए तो वो एक तरह से कंप्लीट डिसरप्शन कर देते हैं फूड चेन का। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जो फूड वेब्स होते हैं वो खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई रहती हैं और एक दूसरे को पोषण का वैकल्पिक मार्ग सुलझा मतलब एक तरह से सुलभ कराती हैं। इसको अगर हम
इस तरह से समझें कि एक जंगली चूहा जो होता है वो बिल्ली का भी बन सकता है शिकार, सांप अथवा उल्लू किसी का भी शिकार बन सकता है। और एक जंगली बिल्ली जो है गिलहरी, चिड़िया अथवा चूहे जैसे अनेक शाकाहारी जंतुओं का शिकार कर सकती है। तो विभिन्न जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं अथवा शाकाहारी जो होते हैं उनमें शाकाहार के लिए आपस में एक कंपटीशन चलता रहता है। और इस कंपटीशन के कारण क्या होता है कि जो शाकाहारी हैं उन पर एक प्रकार से आबादी पर उनकी पर अंकुश लगा रहता है। किसी भी जंतु का जब अत्यधिक शिकार हो जाएगा तो डेफिनेटली उनकी संख्या कम हो जाएगी, जिससे कि वहां पर जो एक स्पर्धा आपस में चल रही है, स्पर्धा होने से क्या होगा, जंतुओं की संख्या में वृद्धि फिर से होने लग जाएगी। यानी कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि अगर एक जंगली चूहे को खाने वाले बहुत सारे जीव हैं तो जब ये बहुत सारे एक साथ जंगली चूहों को खाएंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, फिर ये किसी और दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो एक तरह से उनकी आपस की जो चूहे के लिए जो स्पर्धा थी वो क्या हो जाएगी, उसमें चूहा तो हट गया, अब वो खाने के लिए किसी दूसरी तरफ पहुंचेंगे तो इनके साथ स्पर्धा रखने वाले जंतुओं की जो संख्या होगी वो बढ़ती चली जाएगी, उनकी संख्या कम हो जाएगी क्योंकि वो खाए जा रहे हैं उनके द्वारा। तो दूसरे प्रकार के जंतुओं की जो उपलब्धता होती है वो शिकार के लिए अधिक हो जाती है। और इस प्रकार की जो होड़ आपस में इनके चलती है खाद्य श्रृंखलाओं में, उसके कारण एक बैलेंस बना रहता है। सपोज करिए आप अगर चूहों को बिल्ली नहीं खाए, सांप नहीं खाए या कोई भी वो जंतु नहीं खाएंगे तो चूहे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जीव जीवस्य भोजनम, यानी एक जीव दूसरे जीव का भोजन होता है, तभी प्रकृति में संतुलन बना रहता है। तो जिस तंत्र में जितनी अधिक जैव विविधता होगी, जितनी बायोडाइवर्सिटी होगी, उतनी ही ज़्यादा खाद्य श्रृंखलाएं वहाँ पर मौजूद होंगी और उतना ही वो सिस्टम जो होगा, वो जो फूड वेब होगा वो बहुत स्थायी होगा। ये जो एक तरह की ऑल्टरनेटिव जो इनका पोषण का अरेंजमेंट होता है कि ये नहीं तो ये दूसरा जीव खा लेते हैं, इसके कारण क्या होता है, प्रकृति में प्रजातियों की संख्या पर अंकुश रहता है और तंत्र को संतुलित बनाए रखने में मदद मिलती है। तो जो इकोलॉजी या इकोसिस्टम है उसमें फूड वेब जो है वो फूड वेब क्या हो गया, एक प्रकार का ऐसा जाल हो गया जिसके अंतर्गत आप देखते हैं बहुत सारे खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई रहती हैं। जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं, इन खाद्य श्रृंखलाओं को अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ये देखिए ये एक खाद्य जाल है। इस खाद्य जाल को अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इसमें बहुत सारी फूड चेन्स चल रही हैं। नीचे पौधे दिखाए गए हैं, पौधों के साथ में आप ये देखिए इधर हिरण खा रहा है इसको, पौधे को खरगोश भी खा रहा है। यहाँ देखिए ये जो पौधे हैं इनको चूहे भी खा रहे हैं, साथ में चूहों को यहाँ देखिए दूसरे जीव भी इनको खा रहे हैं। ये एक दूसरे के साथ एक श्रृंखला को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये देखिए कैसे इसको आगे तक ये जा रही है कि जैकल है, फिर जैकल इसको शेर खा रहा है, ये एक श्रृंखला हो गई। दूसरी रैबिट है, रैबिट के बाद यहाँ एक लोमड़ी है, लोमड़ी के बाद में फिर से शेर है, तो ये दो श्रृंखलाएं तो यही हो गई। फिर इन दोनों को ये खा रहा है शेर, तो ये एक प्रकार से फिर जुड़ गया लिंक, टॉप कार्निवोर जो है या टर्शरी जो कंज्यूमर्स हैं। तो यहाँ देखिए आप जितने एरो लग रहे हैं उतनी ही भोजन श्रृंखलाएं हैं। ये भोजन श्रृंखलाएं जब एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं तो ये एक जाल का निर्माण करती हैं और इसको हम बोलते हैं फूड वेब या खाद्य जाल। जो अगला टॉपिक हम लेने वाले हैं वो हैं ये ट्रॉफिक लेवल्स हैं, जो आपको हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था। यहाँ फूड चेन है, 3 फूड चेन्स को यहाँ पर दर्शाया गया है सेपरेटली। देखिए फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में गेहूं है, घास है जिसे कि मैन खा रहे हैं। देखिए आप ध्यान से इसको, ये ट्रॉफिक लेवल किस प्रकार से एक्सप्लेन किए गए हैं यहाँ पर। फिर इसको ग्रास, वीट, ये सब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाले देखिए, ग्रास को हैन भी खा रही है, फिर हैन को मैन भी खा रहा है। ये वीट को इंसेक्ट खा रहे हैं, इंसेक्ट को फिश खा रही है, फिश को मैन खा रहा है। यहाँ देख रहे हैं आप, इस प्रकार से ये देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और यहाँ तीसरी फूड चेन में है मैन टर्शरी कंज्यूमर। तो शायद अब आप समझ गए होंगे
ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। फोर्थ पर मैन यहाँ तीसरी फूड चेन जो है उसमें मौजूद है। तो एक चेन में क्या हो गया, प्रोड्यूसर्स में वीट है, उसे मनुष्य खा रहा है, पहली चेन। दूसरी चेन में ग्रास है जिसे मुर्गी ने खाया और मुर्गी को मैन ने खाया, ये दूसरी चेन है। तीसरी में वीट है और उसके बाद में वीड है यानी घास फूस, उसको इंसेक्ट खा रहे हैं, इंसेक्ट को फिश खा रही है, फिश को फिर मैन खा रहा है। तो यहाँ पर मैन क्या हो गया, टॉप कार्निवोर्स में आ गया, टॉप कंज्यूमर हो गया। यानी मैन का हर एक चेन में देखिए अलग अलग ट्रॉफिक लेवल नजर आ रहा है। जो फर्स्ट चेन थी फूड चेन, उसमें वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर है और प्राइमरी कंज्यूमर है। जो दूसरी फूड चेन है उसमें मैन जो है वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर है और सेकेंडरी कंज्यूमर है। जबकि थर्ड जो फूड चेन है उसमें मैन जो है वो टॉप कार्निवोर में आ रहा है, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ये लेवल जो है इसका फोर्थ है। तो ये जो फर्क है ये समझाने के लिए कि ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, आप उन्हें क्या नाम देंगी, ये टेक्निकली आपको करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप इसे पढ़ें, यानी सही तरीके से आप इसे लिख पाएँ। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, डिस्क्रिप्टिव भी आपको मिल सकता है, आपको बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल सकते हैं। शॉर्ट नोट के लिए इसमें बहुत सारा मतलब संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी हैं। फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, एनर्जी फ्लो, साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स, सारे जो टॉपिक्स हैं ये सब टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको इनको बहुत ध्यान से समझना है। तो जो भी वैकल्पिक खाद्य श्रृंखलाएं हैं उनको आप अब यहाँ से समझ सकते हैं कि जो मैन है अगर उसको वीट नहीं मिला तो वो क्या खा सकता है, हैन को भी खा सकता है। अगर उसको हैन नहीं मिलती तो वो फिश को भी खा सकता है। तो आप अब इस बात को समझ गए होंगे कि ये मैन जो है वो कितनी श्रृंखलाओं के साथ में जुड़ा हुआ है। उसके पास में अगर वीट का ऑप्शन नहीं होता तो वो दूसरी श्रृंखला की तरफ बढ़ सकता है, यानी उसके लिए विकल्प मौजूद हैं। तो बहुत सारी, जितनी अधिक वैकल्पिक खाद्य श्रृंखलाएं होंगी उतना ही ये सिस्टम स्थायी होगा, क्योंकि इसका टॉप कार्निवोर बना रहेगा। देखिए आप जो इन दिनों या पिछले काफ़ी सालों से हम पर्यावरण संतुलन की बात कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने की बात करते हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं? अब शायद आपको इस टॉपिक को पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि जितनी हमारी खाद्य श्रृंखलाएं मौजूद होंगी, स्टेबल होंगी, उतना ही हमारा जो ये सिस्टम है, जो हमारा ये यूनिवर्स है, जो हमारा ये जो ग्लोब है, या आप कह लीजिए हमारा प्लेनेट है, ये सरवाइव करेगा ज़्यादा लंबे समय तक। हम क्यों शेर को बचाना चाह रहे हैं, आप इन 3 श्रृंखलाओं को देख करके या इस पिक्चर को देख के इसे समझ सकते हैं। अगर सपोज करिए कि इसमें जो टॉप कार्निवोर, इसमें मैन आ रहा है, अगर इसकी जगह पर हम बात करें शेर की, कि अगर टॉप कार्निवोर यहाँ पर शेर है तो या तो मैन को हटा दें या हम शेर को हटा दें, तो क्या ये खाद्य श्रृंखलाएं चल पाएंगी? हैन बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ जाएंगी, फिश बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो इनको कौन खाएगा? नहीं खाएगा तो वो उसमें असंतुलन पैदा हो जाएगा। इस असंतुलन को हटाने के लिए हमें हर एक खाद्य श्रृंखला के जो मेंबर हैं या हर ट्रॉफिक लेवल को बनाए रखना ज़रूरी है। यही हमारा प्रयास चल रहे हैं, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी मेंबर जो है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी का या फूड चेन का या फूड वेब से जुड़ा हुआ है, वो बना रहना चाहिए, वो हटना नहीं चाहिए। अगर वो नेचुरली हटता है, जैसे आप देखिए पुराने समय में डायनासोर हुआ करते थे, उन्हें नेचर ने हटाया था, और जब हटाया तो उनकी जगह दूसरा उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया था। ऐसा थोड़ी था। आप प्लांट्स को भी देखते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं वो मिलता था उस वक्त, ये मिलता था उस वक्त। तो नेचर जिस चीज को रिप्लेस करती है उसका वो पहले से अरेंजमेंट कर देती है उसकी जगह पर दूसरे का। जो हम करते हैं या ड्यू टू इम्बैलेंस जो चीज़ें हो रही हैं उसके कारण वो पूरी तरह से जो एक सिस्टम है वो एक तरह से डिटेरियोरेट हो जाता है, डैमेज हो जाता है उसमें। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारा फूड वेब जो है, हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है, फूड चेन का हर मेंबर सुरक्षित हो। और यही कोशिश शायद हमारी, जो इतने हम सैंक्चुरीज बना रहे हैं, शेर को बचा रहे हैं कि शेर की संख्या कम हो रही है, क्योंकि शेर जो है वो टॉप कार्निवोर है,
और वो देखिए कितने खाद्य श्रृंखलाओं का एक तरह से टॉप मोस्ट जो कंज्यूमर है, तो उसे हमें बनाए रखना निहायत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इसमें शॉर्ट नोट्स भी पूछे जा सकते हैं, फुल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, साथ ही आपसे वन लाइनर्स भी पूछे जा सकते हैं। अब इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते क्या हैं? देखिए, जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर अलग अलग जीवों की संख्या देखने को मिलती है। आप यहाँ देखिए, जो वीट है या वीड जो है, ग्रास जो है, उनका नंबर बहुत ज़्यादा है। क्या उतना ही जितना इनका नंबर है उतना मैन का नंबर है? क्या उतना हैन का नंबर है या फिश का या इंसेक्ट का है? नहीं ना, क्योंकि इनके जीवों की संख्या हर ट्रॉफिक लेवल पर भिन्न भिन्न होती है। इनकी संख्या भिन्न होगी, इनका बायोमास अलग होगा, इनसे जो ऊर्जा निकलेगी वो भिन्न होगी। इनकी ये जो अलग अलग जो संख्या, बायोमास और जो एनर्जी का जो एक सिस्टम है इनका, इसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं या इनको जब हम लीनियर फॉर्म में या डायग्राम्स के द्वारा हम दिखाना चाहते हैं, तो उसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। उनको हम पिरामिड्स की शेप में दिखाते हैं और इनको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। पिरामिड्स आप जानते होंगे, जैसे आपने मिस्र के पिरामिड्स का जरूर सुना होगा नाम। सो द ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड in a diagrammatic way in the form of ecological pyramids, and these pyramids basically consist of three parts: the base, body and the apex. Producers from the base, the body consists of successive trophic levels and the top carnivores form the apex. जो पिरामिड होते हैं उनका जो बॉडी होती है वो किससे बनती है? वो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल से बनती है। जो बेस होता है पिरामिड का वो प्रोड्यूसर से बनता है और उसका एपिक्स जो होता है वो कार्निवोर से बनता है। इनको हम 3 डिफरेंट वे में स्टडी कर सकते हैं: पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी और प्रोडक्टिविटी। हम इनको एक एक करके कोशिश करेंगे समझने की। यहाँ ये एनर्जी के पिरामिड की बात हुई है, तो हम सिंपल से चलते हैं। ये देखिए, दिस इज एक्चुअली शेप ऑफ अ पिरामिड जिसकी बात अभी हमने की है। जो पिरामिड है इसमें आप देखिए, बेस पर नीचे प्रोड्यूसर्स होते हैं, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। तो जो पिरामिड का बेस है वो है प्रोड्यूसर, उसकी बॉडी जो है वो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं, एंड एपेक्स जो है उसका शीर्ष है वो टॉप कार्निवोर से बनता है। ये देखिए, हम सबसे सिंपल डायग्राम से पहले समझते हैं, फिर आपको हम दूसरे पे उसको दिखाएंगे। यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर की। जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है, अलग अलग देखिए ट्रॉफिक लेवल में अलग अलग नंबर ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं हमें। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र, अब आप इसको ये अच्छे से समझ लीजिए कि जो इकोसिस्टम है, हम एक ग्लोब को भी इकोसिस्टम कह रहे हैं, हम किसी जगह को भी इकोसिस्टम, आपके घर का भी इकोसिस्टम हो सकता है। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, अगर हम किसी खेत की बात करें, गेहूं का खेत ले लीजिए, मक्के का खेत ले लीजिए, तो मक्के का खेत भी एक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। मक्के के खेत को अगर आप एक यूनिट मान के चलें, तो उसके इकाई क्षेत्रफल में कितने जीव मौजूद हैं, किस किस लेवल पर वो मौजूद हैं, उसको हम पिरामिड ऑफ नंबर के नाम से जानेंगे। तो अगर हम गेहूं के खेत की बात करें, जैसा ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो उसका जो पिरामिड है वो देखिए आप सीधा है। पिरामिड हम कैसे बनाते हैं? बेस पे चौड़ा और ऊपर की तरफ शीर्ष पर संकरा। तो ये एक प्रकार से सीधा पिरामिड बनता है गेहूं के खेत का। उसमें जो उसका बेस जो होगा वो गेहूं के खेत होंगे। उस गेहूं के खेत में कौन उनको खा रहे हैं? सबसे पहले मेंढक खा रहे हैं। मेंढकों को कौन खा रहे हैं खेत में? सांप खा रहे हैं। सांप को कौन खा रहा है? चिड़िया खा रही है और नेवले खा रहे हैं। और भी जीव खा सकते हैं उसको। अगर आप सोचें कि गेहूं के खेत को क्या खाली मेंढक ही खा रहे हैं, और भी लोग खा सकते हैं। तो यहाँ हमने सिंपल करा है, इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना चाहा है
जिससे आप कंफ्यूज ना हो बहुत सारी चीजें देख के। आप एक चीज को, ये एक श्रृंखला को दिखाया है हमने, इसके अलावा भी और श्रृंखला है, क्योंकि गेहूं को मानव भी खाता है, मानव को कुछ और भी खाते होंगे अगर वहां मौजूद है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, खाली हमने सिंपल बताया कि गेहूं बहुत सारे हैं वहां मौजूद, उनका नंबर बहुत ज्यादा है उस यूनिट एरिया में, तो उसको हमने बेस पे रखा है क्योंकि उनका नंबर अधिक है। उनसे कम है मेंढकों का नंबर, मेंढक से कम है सांप का नंबर, और सांप से कम है नेवले का या चिड़िया का नंबर। आप कह सकते हैं कि चिड़ियाएं बहुत हो सकती हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं उस खेत के एरिया में कितनी मौजूद होती हैं, एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में, गिवन एरिया में। तो पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के इकाई क्षेत्रफल में मिलने वाले विभिन्न श्रेणियों के जीवों की संख्या को ये पिरामिड दर्शाता है। उत्पादक नीचे हो गए, उसके बाद उनके जो कंज्यूमर्स हैं उनकी नंबर है। तो ये एक खेत का है जो कि सीधा पिरामिड है। आप किसी पॉन्ड की भी बात कर सकते हैं कि किसी पॉन्ड में कैसे होंगे, वहाँ सबसे नीचे होंगे पादप, प्लवक या फाइटोप्लैंक्टन, फिर उसके बाद एनिमल प्लैंक्टन होंगे, फिर होंगी छोटी मछलियाँ और बड़ी मछलियाँ। ये भी सीधा होगा क्योंकि इसमें भी पादपों का नंबर ज़्यादा है, जू प्लैंक्टन का उनसे कम है, छोटी फिशेस जो है उनका कम है, फिर उससे कम है बड़ी फिशेस का। तो ये एक तरह से अपराइट है जो पिरामिड बनेगा नंबर का ऑफ अ पॉन्ड। अगर पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें, आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि गेहूं का खेत या मक्के के खेत का बताइए नंबर का जो संख्या का पिरामिड होगा वो कैसा होगा, तो आप कहेंगे अपराइट होगा। अगर एक पॉन्ड की बात की जाए तो उसका भी अपराइट होगा। लेकिन अगर एक पेड़ की बात कर ली जाए, और अमूमन पेड़ का पूछा जाता है क्योंकि ये अलग है थोड़ा, अभी तक हम अपराइट पिरामिड्स की बात कर रहे हैं, अब उल्टे पिरामिड की बात करते हैं कि देखिए एक पेड़ भी एक इकोसिस्टम की इकाई की तरह से है। यानी पेड़ जो है उसको हम एक इकोसिस्टम मान के चल सकते हैं। उस पेड़ में बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स हैं, उनका इंटरेक्शन है। तो जो पेड़ का इकोसिस्टम होता है उसमें अगर आप नंबर का पिरामिड देखते हैं तो वो होता है उल्टा। कैसे कि प्रोड्यूसर जो है वो पेड़ है और वो एक ही है, नंबर में बड़ा है, लेकिन वो नंबर उसका संख्या एक ही है। और उस पेड़ के ऊपर बहुत सारी चिड़ियाएं और बहुत सारे पक्षी रहते हैं जो उस पेड़ से पोषण प्राप्त करते हैं। पेड़ को जो चिड़ियाएं रहती हैं उनके ऊपर परजीवी भी रहते हैं, परजीवी पेड़ पे भी रहते हैं। तो ये जो नंबर है इनका, देखिए पेड़ एक है, चिड़ियाएं बहुत सारी हैं। चिड़िया से यहाँ से मतलब है जितने भी एनिमल्स वहाँ रहते हैं या जितने भी और ऑर्गेनिजम्स रहते हैं बड़े, और उनको ऊपर जो रहने वाले यानी परजीवी माइक्रोब्स जो हैं या पैरासाइट्स जो हैं वो वहाँ पर बहुत सारे बहुत नंबर में, यानी पेड़ की जड़ में भी माइक्रोब्स हैं, मिट्टी में भी माइक्रोब्स हैं, पेड़ की पत्तियों के साथ भी अटैच्ड होंगे, कहीं ना कहीं एसोसिएटेड हैं। चिड़िया के ऊपर भी कोई पैरासाइट हो सकता है, और जो बर्ड्स वहाँ रहती हैं उनके ऊपर भी पैरासाइट्स। तो नंबर ऑफ पैरासाइट्स बढ़ गया, तो ये पिरामिड कैसा हो गया, उल्टा हो गया। पेड़ जो है वो प्रोड्यूसर हो गया, चिड़िया उसकी प्राइमरी कंज्यूमर हो गई, और सेकेंडरी कंज्यूमर हो गई उनकी परजीवी। तो जो पेड़ का इकोसिस्टम में नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसा है, इसका पिरामिड उल्टा दर्शाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आप इसे समझ लीजिए, रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद इसको एक्सप्लेन कर देंगे अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप उसी चीजों को समझिए। अब हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास की। अभी तक हमने बात की पिरामिड ऑफ नंबर की। पिरामिड ऑफ बायोमास, पहले तो आप ये समझिए बायोमास होता क्या है। किसी जीव में जो जीवित पदार्थों की मात्रा होती है उसके भार को हम उसका जैव भार कहते हैं। कोई भी अगर लाइव ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म है, उसमें कितना उसका जीवित पदार्थों की मात्रा है उसको हम उसका बायोमास कहते हैं। अब कई बार जो इसका एक तरह से मेजरमेंट हम करते हैं उसका यूनिट जो एरिया में, तो उसके हम ड्राई वेट को भी हम कह सकते हैं, फ्रेश वेट को भी हम उसका बायोमास कह सकते हैं। जितने भी टेरेस्ट्रियल जो सिस्टम्स होते हैं उनमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका बायोमास बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं वो कम होता चला जाता है। तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल जो पिरामिड्स होते हैं वो हमेशा सीधे होंगे बायोमास के। लेकिन अगर आप पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें, वहां पर जो बायोमास का पिरामिड होगा वो हमेशा उल्टा होगा, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं
एक पॉन्ड में पाए जाने वाले जलीय या एक्वेटिक सिस्टम में पाए जाने वाले जो हैं, यहाँ देखिए जैव भार का ये जो पिरामिड है इसको आप देखिए, ये जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का है, उसमें ये देखिए अपराइट है ये, लेकिन जो पॉन्ड का है, तालाब का या उसका है, उसमें देखिए आप ये उल्टा बनाया है। यहाँ पर बायोमास आपकी समझ में आ गया, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इसके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बायोमास का। देखिए नीचे प्रोड्यूसर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें, उनका बायोमास अगर सबका निकालें तो बहुत अधिक होगा। पेड़ को खाने वाले डियर और ये सब हैं, इनका बायोमास उनसे कंपैरेटिवली कम होगा क्योंकि वो नंबर कम है। फिर सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स। तो बायोमास किसी भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का अपराइट होगा, लेकिन पॉन्ड में आप देखिए इतना जो बड़ा पॉन्ड है उसमें जो प्लांट्स होते हैं वो लगातार खाए जाते रहते हैं। वहाँ जो फिश वगैरह जो हैं सब हैं वो जल्दी जल्दी उन प्लांट्स को खा रहे हैं और उनकी लाइफ साइकिल भी कम होती है। तो एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो है वहाँ पर अगर आप उसका बायोमास लेंगे तो वो कंपैरेटिवली बहुत कम आता है। इसीलिए पॉन्ड का जो इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। नीचे प्रोड्यूसर्स बहुत कम बायोमास के होते हैं, देन छोटी फिश, देन बड़ी फिश एंड देन टर्शरी कंज्यूमर, बहुत बड़ी फिश। तो ये जो बायोमास का है वो पॉन्ड का उल्टा और टेरेस्ट्रियल का सीधा। अगर हम पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें तो हर जीव जब खाना खाता है तो उसमें एनर्जी आती है, उस दौरान कुछ एनर्जी डिसिपेट भी होती है। तो जो एनर्जी के पिरामिड्स होंगे वो हमेशा सीधे होंगे। जो एनर्जी होती है वो आप सबको मालूम है, किलो जूल अथवा जूल, उसमें वो मेजर की जाती है। जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स में होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। और प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, रेडिएशन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और उससे खाना बना के उसको इकट्ठा कर लेते हैं। किसी पॉन्ड इकोसिस्टम की अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें प्रोड्यूसर्स का जैव भार बहुत कम होता है, लेकिन इनके द्वारा जो एसिमुलेटेड एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स होते हैं उनमें हमने अभी देखा कि उसका बायोमास का पिरामिड तो उल्टा होता है, लेकिन एनर्जी का जो होता है वो सीधा होता है। तो आपको ये भी ख्याल रखना है कि अगर वो पॉन्ड इकोसिस्टम में आपसे दोनों चीज़ें पूछ लेता है कि बताइए बायोमास का जो पिरामिड होगा वो कैसा होगा और एनर्जी का कैसा होगा, तो आपको बहुत ध्यान से लिखना है कि पॉन्ड में जो बायोमास का पिरामिड होगा वो इन्वर्टेड होगा, लेकिन एनर्जी का सीधा होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट उसमें हम इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो को देखेंगे, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम को पढ़ेंगे।